हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे बीए चतुर्थ सेमेस्टर भूगोल में प्रश्न पत्र। हमारा है आर्थिक भूगोल। एंड इसमें क्या पढ़ेंगे? आर्थिक भूगोल हमारा हैंड रिटन ईटर नोट्स के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे फटाफट। ठीक है, आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड भाई देख, चैनल को सब्सक्राइब करने में तो पैसा लगता ही नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो बेटर रहेगा। एंड मैं बता दूं तो क्या क्या पढ़ना है एंड कैसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार वन रिव्यू देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आर्थिक भूगोल क्या है, परिभाषा, विद्वान की विवेचना एंड प्राकृतिक एवं विषय का क्षेत्र, अध्ययन में आगमन, वस्तुगमन, प्रादेशिक उपगमन, सैद्धांतिक एंड संसाधन, व्यवस्था का आधार, कृषि विषय का भरण पोषण, खनिज ऊर्जा संसाधन, खनिज विकास का इंजन, परिवहन एवं संचार, कृषि विश्व का पर भरण पोषण, खनिज ऊर्जा संसाधन, उद्योग विकास का इंजन, परिवहन एवं संचार, व्यापार, वैश्विक बाजार, जनसंख्या का विकास, प्रादेशिक विकास एवं असमानताएं, वैश्वीकरण और विषम अर्थव्यवस्था एंड भविष्य की राह, निष्कर्ष, परीक्षा तैयारी। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। परिचय। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की धरातल पर मानव की आर्थिक क्रियाएं उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। एंड भूगोल, आर्थिक भूगोल एंड हमारे पृथ्वी के अंतर्गत धरातल पर क्या क्या उपस्थित है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल एंड आर्थिक भूगोल। ठीक है, परिभाषा तो आर्थिक भूगोल में मनुष्य को जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन होता है। ये हमारे इसने कहा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है विद्वान का परिचय। विद्वान का परिचय। गुरु और अलेक्जेंडर जैसे अन्य विद्वानों ने भी आर्थिक क्रियाकलापों की स्थापना स्थानिक वितरण पर बल दिया था। ठीक है, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, आर्थिक भूगोल का दायरा कितना बड़ा है और इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति, गतिशील प्रकृति, अन्य वैज्ञानिकों से संबंध, एक वैज्ञानिक विषय। ठीक है, विषय क्षेत्र के अंतर्गत तीन भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पक्ष एंड आर्थिक क्रिया। ठीक है, एंड प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जलवायु, मिट्टी, खनिज, एंड मानवीय पक्ष के अंतर्गत जनसंख्या, तकनीक, सामाजिक घटन, एंड आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार आते हैं। एंड एग्जाम फोकस पॉइंट हमारा ये रहेगा, यह विषय कला और विज्ञान दोनों के तत्व को समाहित करता है। ठीक है, एंड अध्ययन का उपागम, भूगोलवत्ता अधिक परिघटनाओं का विश्लेषण कैसे करते हैं। आर्थिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः तीन उपगमों के अनुसार किया जाता है: वस्तुगत उपगम, प्रादेशिक उपगमन उपगमन उपागम एंड सैद्धांतिक उपागम। ठीक है, वस्तुगत उपागम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसी एक वस्तु जैसे गेहूं, कोयला के विश्व वितरण का अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक उपागम में हम पढ़ते हैं किसी एक प्रदेश की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। एंड सैद्धांतिक उपागम में हम पढ़ते हैं आर्थिक प्रारूप की व्याख्या के लिए सिद्धांतिक और मॉडल जैसे वेबर, वॉन थ्यूनेन का उपयोग। मतलब हम क्या पढ़ते हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर से मैं एक बार रिव्यू दे दूँ, मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी भूगोल तो हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि खेती बाड़ी एंड पैसा से रिलेटेड। ठीक है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या,
पढ़े हैं, भूगोल, मानव भूगोल एंड आर्थिक भूगोल, यह इसका परिचय एंड परिभाषा। एंड इसके अंतर्गत हम पढ़े हैं प्राकृतिक विश्व क्षेत्र, प्रकृति कैसी होती है, एंड विषय क्षेत्र 3 भागों में है, जिसके अंतर्गत भी 3 भाग हैं। ठीक है, ये हमारा है प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पक्ष एंड आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या पढ़े, अध्ययन का उपागम, अध्ययन का उपागम। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है। वस्तु उपागम, जिसमें अनाज आते हैं, प्रादेशिक उपागम, जिसमें क्षेत्र आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, सैद्धांतिक उपागम, जिसमें कि कुछ वैज्ञानिकों, सिद्धांतों, दार्शनिकों ने कुछ मतलब कि कुछ नियम कानून दिए गए हैं। ठीक है, संसाधन, अर्थव्यवस्था का आधार कैसे है, जैसे कि हमारा संसाधन है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि संसाधन को अर्थव्यवस्था से किस तरह से संबंधित है, उसको इस चीज़ों में पढ़ेंगे हम। ठीक है, संसाधन क्या है, संसाधन संसाधन क्या है, होते नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, वर्गीकरण है, संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, एंड उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक एंड मानवीय, एंड समापत्ति के आधार पर नवीकरणीय एंड अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय के अंतर्गत वो चीज़ जैसे कि नेचुरल है, हवा, सूर्य का प्रकाश एंड पेड़ पौधा, एंड अनवीकरण में लिमिटेड, जैसे कि पेट्रोलियम एंड कोयला। संसाधन संरक्षण, संसाधनों की उचित एवं योजनाबद्ध प्रयोग करना। ठीक है, कृषि विश्व का भरण पोषण कैसे करता है, विश्व भर में कृषि पद्धतियाँ इतनी विविध क्यों है, कृषि का प्रकार, स्थान, ये क्या है, स्थानांतरणशील कृषि, इसमें क्या होता है, काटो और जलाओ का नियम चलता है, कोई जंगल में काटे जलाएं एंड वहाँ पे जगह हो गया, वहाँ पे खेती कर करके कहानी खत्म, दूसरे स्थान परिवर्तन कर लिए, इस टाइप की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि, संघन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में उदाहरण, जैसे कि सघन एरिया में जैसे कृषि करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सघन गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उदाहरण जापान एंड चीन। ठीक है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, कम जनसंख्या वाले विशाल क्षेत्र में उदाहरण, कम जनसंख्या वाले विशाल क्षेत्रों में किस तरह से खेती की जाती है उसे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं, जैसे कि प्रेरियर। वर्गीकरण ने विश्व को 13 प्रमुख कृषि प्रदेशी में वर्गीकृत किया गया है, जो एक मौलिक योगदान है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक, जलवायु, मिट्टी, बाजार, आर्थिक, पूंजी, सामाजिक कारण, खनिज एवं अनाज संसाधन, हमारे उद्योग और शहर किस ऊर्जा से चलते हैं, प्रमुख खनिज, दूसरा ऊर्जा संसाधन। लोयस्क के अंतर्गत औद्योगिक विकास का आधार, प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बॉक्साइट एल्युमिनियम का स्रोत, भारत में प्रमुख उत्पादक उड़ीसा 51% है। ठीक है, तो लो अयस्क एंड बॉक्साइट के बारे में यहाँ पे हम पढ़ें। ठीक है, यह प्रमुख खनिज है। ऊर्जा संसाधन, कोयला, प्रकार, ईट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइड प्रमुख उत्पादक है जो कि चीन में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा एरिया है जहाँ पे लो अयस्क पाया जाता है एंड लो अयस्क जैसे बॉक्साइट इस एरिया में पाए जाते हैं।
उद्योग विकास का इंजन। एक उद्योग की स्थापना के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? उद्योग मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उद्योग के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे हमें सभी चीज़ मिले, कच्चा माल, श्रम, बाजार, परिवहन, ऊर्जा और सरकार नीति। ठीक है, उद्योग व्यवस्था के कारण ये निम्नलिखित ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे ये सभी उपस्थित है वहाँ पे कृषि सही मतलब उद्योग सही होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक तरह का चरित्र निर्माण है कि कच्चा माल सेकंड, दो चीज़ एंड उद्योग न्यूनतम लागत स्थल, जैसे कि हमारा एक बाजार के रूप में उद्योग बनता है एंड ये बाजार में पहुँच जाता है। ठीक है, टॉपर इंस्ट्रक्शन। अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत, जर्मन अर्थशास्त्री थे। अल्फ्रेड वेबर ने अपनी 1909 की पुस्तक में न्यूनतम लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि संसाधन एंड उद्योग वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे कि सब कुछ मिलाने के बाद एंड प्रोडक्ट को पब्लिश करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रमुख उद्योग प्रदेश, ये दो गो हैं। ठीक है, जहाँ पे जमशेदपुर भारत में पड़ता है वहाँ पे भी, एंड ये हमारा पड़ता है यूएसए में, पिट्सबर्ग। ठीक है, परिवहन एवं संचार। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए परिवहन धमनियाँ का काम करते हैं। कैसे? जैसे कि मतलब परिवहन बोलने का मतलब है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, एंड फिर उनको पब्लिश एंड पैकेजिंग करने के लिए दूसरे स्थान ले जाना, फिर वहाँ से बाज़ार ले जाना, एंड बाज़ार के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फिर अपने एरिया में जहाँ पे उसे शेयर करना है वहाँ पे ले जा कर के सेल करना। एंड इसके लिए जो है ना संचार एक बहुत ही सही मार्ग प्रशस्त करता है, ले जाने और ले आने में बहुत ही सुविधाजनक होती है। इसके लिए ही हमें इसे धमनियाँ मतलब कि धमनियाँ कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए धमनियाँ काम करती है, उसी तरह परिवहन मतलब कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास में भूमिका, उत्पादन और उपभोग केंद्र को जोड़ते हैं, संसाधन तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये सब क्या है, पॉइंट है कि परी जो बहन है धमनियाँ का काम कैसे करती है। परिवहन के प्रमुख मार्ग रेल मार्ग एंड जल मार्ग जो कि सही दाम पड़ते हैं, एंड अगर वायु मार्ग से जाना चाहें तो वायु मार्ग बहुत ही महंगा पड़ता है। इसी कारण व्यापार एंड कुछ प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। संचार का अर्थव्यवस्था का तांत्रिक तंत्र के रूप में वाणिज्य किया गया। व्यापार वैश्विक बाजार क्या है, कैसे है, किस तरह से वो समझेंगे। देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान क्यों करते हैं? व्यापार के कारण आंतरिक एंड अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता, तुलनता, लागत, लाभ। मतलब इसको हम समझेंगे तो किसी देश में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं किसी दूसरे देश में जिसमें आपको बताऊं कि जैसे कि भारत देश में मतलब एग्जांपल लिया गया है एक देश एंड दूसरे देश के बारे में। ठीक है, एग्जांपल लिया गया, यह देश ए है ये देश बी है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे रुई हुआ तो इस देश से इस देश में आया एंड यहाँ कपड़ा बन करके यहाँ के आदमी के पास पहुँचा तो दिया गया एंड साथ ही कपड़ा को यहाँ से यहाँ भी लाया गया। उसी तरह से कुछ संसाधन को एक जगह पे पहुँचाया जाता है एंड कुछ संसाधन को दूसरे जगह पहुँचाया जाता है, वही है आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय। इसी कारण आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या एवं विकास क्या है? जनसंख्या बोल रहा है कि किस तरह से हमारे देश एंड आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या, कुशल श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व। इसमें बताया गया है कि जनसंख्या हमारे शहर एंड देश हमारे में किस तरह भूमिका निभाती है। अगर बात करें तो अगर किसी क्षेत्र अगर देश में एजुकेट एंड श्रमिक सही ढंग से काम करने लायक है, वो सही ढंग से भूमिका निभा रही है तो वो सही है। एंड जनसंख्या और अर्थव्यवस्था ये हमारा है कि किस तरह से भूमिका निभाती है। जानकीय लाभांश, कार्यशील जनसंख्या कितने वर्ष से कितने वर्ष तक आते हैं? 15 वर्ष से 59 वर्ष तक हमारे अधिक होने वाले आर्थिक विकास में एक अवसर है। जो इतने वर्ष से इतने वर्ष के अंतर्गत लोग हैं वो क्या करते हैं, विकास में योगदान निभाते हैं। निर्भरता अनुपात क्या है? जनसंख्या 0 से 14 वर्ष एंड 60 से प्लस के अनुपात हैं। यह सभी आयु के लोग क्या करते हैं, वो एक तरह से
वो निर्भर करते हैं हमारे संशोधन के ऊपर। सिद्धांत क्या बोलता है? मालथस्य का सिद्धांत, यानी संक्रिय सिद्धांत वो उन्होंने दिया है, ठीक है। एंड ये हमारा है विकासशील देश युवा आबादी एंड विकसित देश का युवा आबादी। एंड ये हमारा क्या है? एज, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है? मेल है एंड ये फीमेल है, मेल है एंड ये फीमेल है। विकसित देश की ये आबादी है एज के अकॉर्डिंग, एंड विकासशील देश की ये आबादी है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रदेश की विकास और असमानताएं। दुनिया के कुछ क्षेत्र अमीर और गरीब क्यों हैं, मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा। विकसित बनाम विकासशील क्षेत्र। विकसित उच्च उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च संरक्षता, औद्योगिकरण, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो विकसित विकसित एंड यहाँ विकासशील, सब लगता है हमको, जहाँ तक लगता है कि ये सब तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। विकसित बनाम विकासशील क्षेत्र क्या है, कैसे किस तरह से वहाँ पे पड़ती है। एंड उच्च प्रति व्यक्ति आय, विकसित देश की उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, वहीं विकासशील देश की निम्न होगी। उच्च साक्षरता, वहाँ के हर एक लोग पढ़े लिखे होंगे, वहीं विकासशील देशों में कम पढ़े लिखे लोग होंगे। उद्योग बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड विकसित देश में सभी लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। ये जैसे कि एरिया बताया गया है, विकसित कोर है, एंड यहीं बताया गया है विकासशील परिधि है। यहाँ पे हमारे भारत से भी ये आते हैं, ठीक है। प्रदेश की अंत असंतुलन असंतुलन, विकास का असमान वितरण, विकास का असमान वितरण, जिसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण है। विकासशील परिधि, ग्लोबल स्टेज, ठीक है। मुख्य परिधि मॉडल, पिरामिड मॉडल का यह मॉडल बताता है कि कैसे विकसित कोर क्षेत्र कम विकसित परिधि क्षेत्र से संसाधन और श्रम का उपयोग करके और अधिक समृद्ध होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कौन लोग किसका उपयोग कर करके और भी समृद्ध होते जाते हैं। विश्वकरण और विश्व अर्थव्यवस्था। विश्वकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को बदल दिया। अर्थ है विश्व व्यापारी अंतर सर्वसाधनों की प्रक्रिया, जिनसे दुनिया के एक वैश्विक गांव बना दिया, ठीक है। एंड ये है भारत में वैश्वीकरण। 1991 में आर्थिक सुधार एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। एलपीजी मॉडल का अपनाया गया। एल मतलब उदारीकरण, पी मतलब निजीकरण, एंड जी मतलब विश्वकरण। ये है हमारा, ठीक है। विकसित विकासशील देश का प्रभाव क्या है, सकारात्मक एंड नकारात्मक क्या। नई तकनीक तक पहुंचना, एंड वहीं नकारात्मक क्या है, स्थानीय उद्योग को खतरा। एंड यहाँ पे पॉजिटिवनेस क्या है, विदेशी निवेश में वृद्धि, एंड वहीं आर्थिक असमानता में वृद्धि। एंड वहीं पे पॉजिटिव है रोजगार का अवसर, वहीं सांस्कृतिक क्षरण कब है। देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ये सब जो है वैश्विक के हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बदलता है, वैश्वीकरण हमारे देश को कैसे बदलता है। वैश्वीकरण मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अपने मार्केट को ले जाना, एंड पूरे वर्ल्ड के मार्केट को अपने देश में लेके आना। जैसे कि रिलायंस है, तो वो हमारे भारत का है, उसी उसी को क्या होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में ले जाना। एंड इलॉन मस्क एंड कुछ बाहर की कंपनी को अपने देश में ले आना, मतलब कुछ आदान प्रदान, जैसे कुछ प्रोडक्ट को विश्व स्तर पर बेचना। उसको मैं बताऊं तो वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। एंड उसका पॉजिटिवनेस एंड निगेटिवनेस क्या है, कि सकारात्मक एंड नकारात्मक क्या है। नई तकनीक का तक पहुंचना, टेक्नोलॉजी का यूज कर करके नई नई चीज़ों तक पहुंचना। एंड नकारात्मक क्या है, स्थानीय उद्योग का खतरा। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये बना तो क्या हुआ, ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ही आसानी से कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, एंड बहुत ही सिंपल हो गया। एंड वही जो जो छोटे मोटे दुकानदार थे, उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, बिक्री सेल घट गया, क्योंकि घर पे ही लोग बैठे बैठे फ़ोन से ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। एंड विदेशी निवेश में वृद्धि होने के कारण आर्थिक समानता में वृद्धि होती है।
असमानता में वृद्धि होती है। जैसे कि विदेशी निवेश में बड़े बड़े कंपनियों में हम अब लोग खुद से निवेश करते हैं तो हमारी आर्थिक असमानता में क्या होती है, असमानता में वृद्धि होती है। उसी तरह रोजगार का अवसर तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, हमारे सांस्कृतिक क्षरण का भय भी है। जैसे कि मान लिया जाए हम क्या करेंगे, बड़े बड़े कंपनियों को अपने देश में बुला कर करके कुछ प्लेस दे देंगे। प्लेस देने से क्या होगा, हम अपने जंगल झाड़ी को काटेंगे, जिससे कि वो कंपनी हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश होगी एंड वो होगी, लेकिन क्या होगा, हमारे प्राकृतिक एंड संस्कृति का क्षरण भी होगा। संस्मरणीय मुद्दे, भविष्य की राय, हम आर्थिक विकास को पर्यावरण के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं। सतत विकास, भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरत से समझते समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। यहाँ पे बताया गया है कि समसामयिक समसामयिक मुद्दे भविष्य की तरह हम आर्थिक विकास के पर्यावरण के साथ कैसे संतुलन कर सकते हैं। मतलब कि विकास भी करें एंड विकास भी करें, पर्यावरण को हानि भी नहीं हो। विश्व की पीढ़ी की ज़रूरतों को समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना कैसे होगा। ये हमारा है पर्यावरण, ये हमारा अर्थव्यवस्था है, ये हमारा समाज, ये हमारा सतत विकास। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ दिखाया गया है। नई आर्थिक भूगोल, ये हमारा है नई आर्थिक भूगोल, ज्ञान आधारित और सेवा अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव, डिजिटल डिवाइड की चुनौती, सूची प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच। ठीक है, प्रमुख रणनीति, संसाधन संरक्षण भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। निष्कर्ष और परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य बातें हैं एंड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रियाओं का स्थानीय अध्ययन एंड संसाधन, कृषि भूगोल, आर्थिक गतिविधियों का मूल्य आधार, परिवहन व्यापार दुनिया को एक वैश्विक बाजार में जोड़ता है। एंड यहाँ पे सतत विकास भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ एंड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख परिभाषाएं और विद्वान के नाम, उदाहरण आर। ठीक है, उसी तरह से आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे देख कर करके समझ करके थोड़ा बहुत अपने से कर लेना। ठीक है, एंड ये हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो लास्ट टाइम जाने से पहले धन्यवाद, एंड जितने भी स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड आपको बहुत ही जल्दी चैनल पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसे आपको बहुत ही जल्दी फटाफट कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय।